नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए मॉडल पेपर का पार्ट 11 है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, अब रेगुलर आपके मॉडल पेपर होंगे एग्ज़ाम से पहले पहले, यानी कि जितने भी डेज़ बचे हुए हैं उसमें आपका ये रेगुलर होगा। बीच बीच में कुछ क्लासेस और भी आएंगी, मैराथन क्लास वगैरह, तो उसको भी आपको फॉलो करना है। अच्छा, मैराथन क्लास की बात करें तो अभी फ़िलहाल कितनी मैराथन क्लासेस आ चुकी हैं वो मैं आपको बता दूँ। एक क्लास है आपकी 2 घंटे 44 मिनट की, और वो है आपकी उत्तराखंड जीके की। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है, जब भी समय हो तो उसका जितना भी शुरुआती पोर्शन है उसको ज़रूर देख लें। और उसमें कुछ वन लाइनर्स भी हैं तो उनको भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि परीक्षा वाणी के अकॉर्डिंग है। तो अगर आपके पास बुक नहीं है परीक्षा वाणी की तो उसको फॉलो कर सकते हैं, मैराथन क्लास को। और साथ ही साथ उसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, और जो यूकेपीएससी ने पूछे हैं, और साथ ही साथ जो ग्रुप सी में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन उसमें लिए गए हैं। इसके बाद जो एक और क्लास है वो है आपकी करंट अफेयर्स की, जिसमें जनवरी, दिसंबर और नवंबर के करंट अफेयर्स हैं। फरवरी वाले करंट अफेयर्स जो अगली मैराथन क्लास आएगी उसमें रहेंगे। अगली मैराथन क्लास मतलब जिसमें कंबाइंड क्लास होगी, यानी कि जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और जीएस और उत्तराखंड जी के और जो करंट अफेयर्स है फरवरी के, वो सारी चीज़ें उसमें रहने वाली हैं। उसके अलावा हिंदी भी रहेगा, रीजनिंग को छोड़कर वहाँ पर सारे टॉपिक रहेंगे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि रीजनिंग की जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको भी लेकर आएँ, तो देखिए मैं शेयर कर दूंगा। वैसे अगर आप कहेंगे तो कमेंट करके बताइए, मैं पेपर तो शेयर कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर सॉल्व करवाना, स्क्रीन पर सॉल्व करवाना थोड़ा मुश्किल होता है पेपर को। और बात करें रीजनिंग की तो देखिए नॉन वर्बल रीजनिंग तो आसानी से हो जाता है, लेकिन वर्बल में थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैं कोशिश करूँगा अगर एक आध वीडियो अगर उस पर आ सके, फिर भी मैं पूरी तरह से नहीं कह सकता हूँ। और पेपर मैं ज़रूर आपको शेयर कर दूँगा उसके लिए, तो आप वो देख लीजिएगा कैसा पेपर आया था, और उसको आप फॉलो कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं। वैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो उसमें सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, आप देख लीजिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है। पेपर मैं ज़रूर आपको शेयर कर दूंगा, और अगर समय मिला तो इसकी 1 या 2 क्लासेस भी हम ले लेंगे एग्ज़ाम से पहले पहले। तो आप बताइए कमेंट करके, जो भी आप कहेंगे वैसे ही हम चलने वाले हैं। तो फिलहाल आज इसका पार्ट 11 है, और सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं और देखना है कितने करेक्ट आंसर आपके आए हैं। और जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। आज का पेपर अभी थोड़ी देर में शेयर किया जाएगा टेलीग्राम पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, आम आदमी बीमा योजना जो थी वो एलआईसी की योजना थी, जिसकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2007 में। और ये योजना किसको सुरक्षा प्रदान करती है? सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन सभी भूमिहीन श्रमिकों को जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। आम आदमी बीमा योजना 2016, माफ़ कीजिए 2007 में ये लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 2007 को, और ये एलआईसी की योजना है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन खगोल शास्त्री हैं? खगोल शास्त्री मतलब जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, तो इनमें से कौन है ये आपको बताना है। तो आप समझ गए होंगे, आर्यभट्ट सभी ने सुना है, सभी ने पढ़ा है इसके बारे में। तो आर्यभट्ट जो थे वो थे आपके खगोल शास्त्री, और इनको गणितज्ञ के रूप में भी जाना जाता है, मैथमेटिशियन। इनका जन्म कब हुआ था? 476 ईस्वी में, तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था आर्यभट्ट सिद्धांत। और इसके अलावा इन्होंने ग्रहों की दूरियों को भी मापा था अपने समय में। तो ये गणितज्ञ और एस्ट्रोलॉजर थे आर्यभट्ट। इसके बाद भारत का अंटार्कटिका में द्वितीय स्थायी स्टेशन है। तो देखिए, कई कंट्रीज़ ने अंटार्कटिका में कुछ स्टेशंस बनाए हैं, अनुसंधान केंद्र कह सकते हैं। तो भारत का दूसरा जो अनुसंधान केंद्र है, जो कि स्थायी स्टेशन है, वो कौन सा, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैत्री। उसका नाम है मैत्री। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में ये है कहाँ पर। तो देखिए, ये है मैप आपका अंटार्कटिका का, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर कई सारे ऐसे स्टेशन हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ के हैं, अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में। इंडिया की बात करें तो इंडिया के टोटल 3 हैं, और जिसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जो दूसरा है वो उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर थोड़ा जूम इन करते हैं और देख लेते हैं। देखिए, ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैत्री इंडिया,
ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा और, ये देखिए, यह है आपका मैत्री इंडिया। ये द्वितीय अनुसंधान केंद्र है अंटार्कटिका में, जो कि स्थायी है। पहला कौन सा था अगर कभी पूछा जाए तो पहला था दक्षिणी गंगोत्री, और ये भी यहीं कहीं पर होगा, दक्षिणी गंगोत्री ये यहीं पर है देखिए। तो ये है आपका दक्षिण गंगोत्री। हालांकि ये अब उतना उपयोगी नहीं है, एक तरह से ये कह सकते हैं जो इसका स्टेशन है वो उपयोगी नहीं है। तो अभी फ़िलहाल जो द्वितीय स्टेशन है वो है आपका मैत्री इंडिया का, और तीसरा एक और है जिसका नाम है भारती। और भारती का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुआ था, 2012 में। तो ये 3 स्टेशन याद रखिएगा। अच्छा, मैत्री की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1989 में, 1989 में। इसकी स्थिति की बात करें तो अभी मैं इसको एक इमेज दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये है आपका स्टेशन, और मैत्री स्टेशन की बात करें तो ये पथरीले पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है, और इस पहाड़ी क्षेत्र का नाम क्या है, सिरमारकर ओएसिस। तो ये भी याद रखिएगा, अगर कभी पूछा जाए कि जो द्वितीय स्थायी स्टेशन है वो कहाँ पर स्थित है या फिर कौन सी पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है, तो यह है आपका सिरमारकर ओएसिस। और इसके चारों तरफ जो ये झील आप देख रहे हैं, ये है आपका प्रियदर्शनी झील, जो इसके चारों तरफ बना हुआ है, मीठे पानी का ये झील है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है मैत्री। पहला कौन सा था, दक्षिण गंगोत्री। तीसरा कौन सा है जो सबसे नया बना है 2012 में, भारती। तो ये 3 है, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से एक मेघालय राज्य की राजधानी है। इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शिलोंग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इजी क्वेश्चन ये भी है, तो इस तरह के एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पेपर में। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वह शहर जिसने 2012 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी की। तो उसका राइट आंसर है लंदन ने ये किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अभी आने वाले जो ओलंपिक खेल है उसकी मेज़बानी कौन करेगा, करंट अफेयर्स में मैंने बताया था टोक्यो करने वाला है, जो कि 2020 में करने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से वो अब 2021 में चला गया है। तो हो सकता है इस बार पूछा जाए, करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है मई 31 को, अक्टूबर 4 को, दिसंबर 10 तारीख को, या फिर जुलाई 11 तारीख को। तो जुलाई 11 तारीख को विश्व जनसंख्या दिवस या फिर पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद है सुमेलित करना है और आपको बताना है कि कौन क्या है। तो किरण बेदी के बारे में आप सभी ने सुना होगा, ये पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। तो सी ऑप्शन आपने गैस कर लिया होगा, और इसी से आप सारे आंसर गैस कर सकते हैं। चलिए, और इसका जो राइट आंसर है वो मैं बता दूं आपको। इसका जो राइट आंसर है वो है डी। देखिए, किरण बेदी, ऑप्शन सी का 4th ऑप्शन करेक्ट है। तो इसी से आप सारे आंसर गैस कर सकते थे। तो इस तरह के क्वेश्चन में यही फ़ायदा होता है, अगर आपको एक या दो आंसर भी पता है तो आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, किरण बेदी। ऑप्शन सी का 4th राइट आंसर है। ऑप्शन ए का क्या है, 3rd, सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश। प्रशांत भूषण कौन थे, अधिवक्ता थे, अपना नाम भी सुना होगा, न्यूज़ वगैरह में आता है। इसके अलावा संतोष हेगड़े, ये कौन थे, न्यायाधीश। तो 4th का 2nd है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है ऋग्वेद में बहुधा वर्णित यव है। तो यव क्या है, जो ऋग्वेद में वर्णित है, यह है आपका जौ। इसका मतलब होता है जौ। ऋग्वेद के बारे में मैंने पहले ही बताया। ऋग्वेद की बात करें तो 10 मंडल हैं इसके, या फिर अध्याय कह लीजिए, तो 10 हैं मंडल। इसके अलावा 1028 क्या हैं, सूक्त हैं। इसके अलावा मंत्र अगर पूछा जाए तो 10,462 हैं। हालांकि इसमें काफ़ी मतभेद है, कुछ लोगों का कहना है, या फिर जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं 10,500 से अधिक हैं। 10,462 की बात करें तो जो NCERT है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं 10,462। इसके बाद इसकी जो भाषा है ऋग्वेद की वो क्या है, वैदिक संस्कृत। कह सकते हैं जो संस्कृत है उसका प्राचीनतम रूप जो था वो इसकी भाषा थी ऋग्वेद की। और ये तो आपको मालूम ही होगा कि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम विश्व का पहला ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति मूलतः उत्तराखंड में निवास नहीं करती थी? तो कौन सी नहीं करती थी? थारू आपने सुना ही होगा, भोटिया भी आप जानते हैं, बोक्सा भी आप जानते हैं। थारू सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय है उत्तराखंड की। तो मीणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है उत्तराखंड में मूलतः निवास नहीं करती थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये मुख्य रूप से कहाँ पर निवास करती थी? ये है आपके राजस्थान और एमपी के कुछ जिलों में, जगहों में ये निवास करती थी मीणा जनजाति। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन जनजाति समुदाय को पूछ लिया जाता है। इसके बाद उत्तराखंड जीके में खासतौर से ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद है वह शहर जो भारत की आर्थिक राजधानी कहलाता है। तो इजी क्वेश्चन है, सभी ने पढ़ा होगा इसके बारे में। मुंबई को कहते हैं आर्थिक राजधानी भारत का। इसके बाद कई राज्यों द्वारा अपनाए गए मूल्य संवर्धित कर ने प्रतिस्थापित किया है। तो ये किया है बिक्री कर को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बारे में आपने सुना होगा, भारतीय संसद का शून्यकाल। ये वर्ड आपने सुना होगा शून्यकाल के बारे में। तो ये कब शुरू होता है ये आपको बताना है। बैठक से पहले हो जाता है शुरू, या फिर बैठक के अंतिम घंटे पर, ठीक मध्याह्न में, या फिर कोई निश्चित समय नहीं है। तो न्यूज़ वगैरह जब आप देखते होंगे तो उसमें कहा जाता है भारतीय संसद में शून्यकाल चल रहा है। तो ये होता है आपका ठीक 12 बजे मध्याह्न, ना इससे पूर्व ना इसके बाद, ना इससे पहले ना इसके बाद। तो ये होता है आपका 12 बजे मध्याह्न में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे महाभियोग के बिना पद से हटाया जा सकता है, ये पूछा गया। तो भारत के राष्ट्रपति को सिर्फ और सिर्फ महाभियोग से ही हटाया जा सकता है। आई थिंक ये पहले भी हमने पढ़ा है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, इनको भी महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है, और उसमें राष्ट्रपति की सहमति होती है। एक्चुअली में राष्ट्रपति ही पहले जो लेटर है वो पत्र जारी करता है, और उसके बाद उसको लोकसभा में पारित करवाना होता है बहुमत के साथ संसद में। तो संसद में जब वो पारित हो जाता है उसके बाद ही मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है उनके पद से। हालांकि इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में, तो इसके बारे में मेंशन किया गया है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो ये भी बिल्कुल सेम प्रक्रिया है जैसे मुख्य न्यायाधीश की है। लेकिन राज्यपाल की बात करें तो इन्हें महाभियोग के बिना सीधे हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, महाभियोग की बात करें तो राष्ट्रपति के बारे में आपको मालूम होगा, लेकिन ये जो दो कैटेगरी है यानी कि मुख्य न्यायाधीश और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनका जिक्र संविधान में नहीं किया गया है महाभियोग के लिए। सिर्फ राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जा सकता है, ये मेंशन है संविधान में। तो यानी कि महाभियोग शब्द जो है इसका प्रयोग सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। वैसे जो न्यायाधीश के लिए बनाया गया अधिनियम है, न्यायाधीश जांच अधिनियम, उसमें इनके लिए मेंशन किया गया 1968 का है। तो खैर, इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका राज्यपाल। राज्यपाल को महाभियोग के बिना ही हटाया जा सकता है। इसके बाद निम्न में से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं होगा? मूल्य संवर्धित कर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद है आपका तालिका 1 और तालिका 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो सिंपल है, सीधे आपको पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया गया और उसको मैच करना है आपको। तो आप इसका आंसर गैस भी कर सकते हैं, इजी है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, अनुमान भी आप लगा सकते थे। इसके बाद है चौथी पंचवर्षीय योजना। तो सबसे कम कौन सा है इसमें? तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। दूसरे नंबर पर जो सबसे कम है 1969 से 1974। इसके बाद सातवीं कौन सा हो जाएगा फिर? 85 से 1990। और नौवीं कौन सा हो जाएगा? 1997 से 2002। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। पहले का थर्ड, दूसरे का है यहाँ पर फोर्थ, तीसरे का यहाँ पर है फर्स्ट, और लास्ट वाले का है सेकंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। इंडोर मतलब होता है जो क्लोज स्टेडियम है, उसमें से सबसे बड़ा
स्टेडियम कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम हाल ही में अपडेट आई है, जिसका इनॉग्रेशन भी हो चुका है और नाम भी बदला जा चुका है। जिसका पहले नाम था मोटेरा, अब है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो ये है आपका सबसे बड़ा वर्ल्ड में। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मैंने शायद बताया भी था, और तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इंदिरा गांधी सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है जो कि नई दिल्ली में है। इसके बाद किसका जन्मदिवस सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस के रूप में किसका जन्मदिवस मनाया जाता है? राजीव गांधी का। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, यानी कि मैच करना है, कुछ डेज दिए गए हैं और इसको किस दिन मनाया जाता है उसके अनुसार। तो राष्ट्रीय युवा दिवस है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है और राष्ट्रीय समुद्री दिवस है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी 28 को, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है मार्च 16 को, या और राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है अप्रैल 5 को। तो ऑप्शन सी देखिए इसमें एग्जैक्टली वही दे दिया गया है, यानी कि कोई भी ऊपर नीचे नहीं किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, विज्ञान दिवस 28 फरवरी, टीकाकरण दिवस मार्च 16 और समुद्री दिवस अप्रैल 5 को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अन्ना हजारे का वास्तविक नाम है कृष्णा बाबू हजारे, कृष्णा वापत हजारे, बाबूराव हजारे या फिर कृष्णा भाई हजारे? तो कृष्ण बाबूराव हजारे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2011 में चयनित दक्षेश की महिला महासचिव जिस देश से हैं वे हैं। तो दक्षेश का मतलब होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन, जो मैंने पहले ही बता दिया, SA, जब हमने संगठन के बारे में पढ़ा था, RC शाक। ये जो संगठन है इसका 2011 में जो महिला महासचिव थी वो किस देश की थी ये पूछा गया। तो ये 2011 में मालदीव की थी। प्रेजेंट टाइम में कहाँ के हैं? तो प्रेजेंट टाइम में है श्रीलंका के। और इनका नाम क्या है? तो इसको देख लीजिए, इनका नाम है इसाला रुवान वीराकून। तो ये इनका नाम है इसाला रुवान वीराकून, जो कि सेक्रेटरी जनरल है प्रेजेंट टाइम में सार्क के, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन। इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो यह है आपका काठमांडू में। और जो भी वर्तमान में यहाँ पर महासचिव हैं वो 1 मार्च से बने हैं, 2020 से, 1 मार्च 2020 से। तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद निम्न में से किस से जीनोम शब्द संबंधित है? तो इजी क्वेश्चन है, जीव के जीन से ही जीनोम शब्द का संबंध है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है वह कस्बा जिसमें अमेरिकन सील कमांडो द्वारा ओसामा बिन लादेन को मारा गया, वो कौन सी जगह है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एटाबाद। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड किस वर्ष किया गया? तो ये होगा 2007। इजी क्वेश्चन है, सभी को मालूम होगा, 2007 में ये कर दिया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद भारत की स्वतंत्रता यानी कि 1947 तक ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत निम्न में से कौन से क्षेत्र थे? तो ब्रिटिश गढ़वाल इसके अंतर्गत कौन कौन सा आते थे 1947 तक? तो यह है आपका पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग, ये तीनों ही आते थे, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड की ताम्र नगरी है अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, रुद्रपुर या फिर पौड़ी? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, अल्मोड़ा को कहते हैं ताम्र नगरी। इसके बाद कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1945 में कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल में गढ़वाल में गोरखा शासन था?
तो 1804 से लेकर 1815 तक किसका शासनकाल था? गोरखाओं का गढ़वाल में। इसके बाद गढ़ केसरी के नाम से जो व्यक्ति प्रसिद्ध था। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जो भी उपनाम दिए गए हैं, जो पर्सनालिटीज़ है उत्तराखंड की प्रमुख। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है। इसी तरह से ये पूछा गया गढ़ केसरी के नाम से जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे वो कौन थे? तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ये थे आपके गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। इसके बाद है उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक वंश था। तो कौन सा था? कुणिंद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद है निम्न में से किस उद्देश्य के लिए देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, गोरखों के शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, लोगों को सामाजिक कार्य के लिए संगठित करना, या फिर टिहरी गढ़वाल राज्य की जनता को टिहरी के राजा से स्वतंत्रता दिलाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि जो टिहरी गढ़वाल राज्य है वहाँ की जनता को टिहरी राजा के शासन से फ्री करवाना, स्वतंत्रता दिलाना। इसके बाद निम्न में से कौन सा पादप हेरोइन एक अचेतनात्मक दवा का स्रोत है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पॉपी। ये जो है हेरोइन, जिसका मतलब है एक अचेतनात्मक दवा, इसका स्रोत है पॉपी। इसके बाद है गढ़वाल मंडल का सृजन होने से पूर्व तक जिला देहरादून निम्नलिखित मंडलों में से किस एक का भाग था? तो ये भी आई थिंक हमने मैराथन क्लास में पढ़ा होगा। ये है आपका मेरठ मंडल, ऑप्शन सी। इसके बाद है उत्तराखंड राज्य की घोषणा सर्वप्रथम निम्न प्रधानमंत्रियों में से एक ने की थी। तो एच.डी. देवगौड़ा, इन्होंने किया था उत्तराखंड राज्य की घोषणा, यानी कि उत्तराखंड राज्य के रूप में बनाए जाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न कथनों में से एक सही नहीं है। तो देखिए 27वां राज्य तो ये है, जब बना था उस समय ये 27वां राज्य था। इसके बाद इसकी व्यवस्थापिका एक सदनात्मक है, ये भी सही है। इसके बाद इसमें 95 विकासखंड और 78 तहसीलों में विभाजित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसकी विधानसभा में 75 सदस्य हैं। ये गलत है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर नहीं है। अच्छा ये बताइए वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और कितने स्टेट्स हैं? कमेंट करके बताइए, जिसको मालूम है बता सकते हैं। आई थिंक सभी को मालूम होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण का वर्ष है। तो कब हुआ था ये? 1949 में भारतीय संघ में इसका विलीनीकरण कह लीजिए ये हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन है, अल्मोड़ा गैजेटियर के लेखक हैं E.T. एटकिंस, L.D. जोशी, H.G. वॉल्टन या फिर E.S. ओकले? पहले भी हमने करा है ये H.G. वॉल्टन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो बस आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छी लगी हो तो, और सभी के साथ इसको शेयर भी करें, जहाँ भी हो सके आप इसको शेयर कर दें। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।